प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के तीसरे काल रीतिकाल का वर्णन करेंगे। रीतिकाल की समय सीमा के बारे में आचार्य शुक्ल ने 1700 से 1900 तक का टाइम निर्धारित किया है। हम देख चुके हैं कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसको 1050 से 1375 विक्रम संवत तक निर्धारित किया है। दूसरा काल भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, जो 1375 विक्रम संवत से 1700 तक माना गया है। और तीसरा काल रीतिकाल, जो 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। तो हम यही समय मानकर चलते हैं, यद्यपि विद्वानों में इसके समय को लेकर थोड़ा मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान इसी को ही सही मानते हैं। तो रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, क्योंकि इसमें अलंकारों की ज़्यादा प्रधानता थी, अर्थात इसमें अलंकरण को ज़्यादा महत्व दिया गया था। काव्य को और उसकी सजावट को ज़्यादा महत्व देने के कारण इसको मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल या अलंकार काल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है, क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस का ज़्यादा वर्णन किया गया है। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग का पूर्णता से वर्णन होने के कारण इसको श्रृंगार काल कहा है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने इसे रीति काल की संज्ञा दी है। वैसे रीति का अर्थ होता है एक शैली विशेष, अर्थात इस समय में जो भी काव्य लिखा गया उसकी एक विशेष शैली थी, अर्थात उसको लिखने का एक अलग तरीका था, इसलिए इसको रीतिकाल की संज्ञा दी है। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, क्योंकि यदि हिंदी साहित्य को काल के हिसाब से यदि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में यदि विभाजित करें तो ये मध्यकाल में 2 काल आ जाते हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी कई लोगों ने जाना है। यह युग विलासिता एवं घोर श्रृंगारिकता का युग माना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी जो कवियों के संरक्षक थे वो सब विलासी प्रकार के थे, अर्थात वो विलासिता का जीवन जी रहे थे। इसलिए इस युग में विलासिता और श्रृंगारिकता का खूब प्रयोग हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक देशी राज्यों का जन्म हुआ, जिनके राजा कलाप्रिय एवं विलासी निकले। यद्यपि वो कलाप्रिय थे, लेकिन विलासी होना ये उनका दुर्गुण था। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब को छोड़कर शाहजहाँ आदि ने साहित्य, कला, संगीत, शिल्प, मूर्ति, वास्तुकला आदि को प्रोत्साहन दिया। यद्यपि औरंगजेब अपनी धार्मिक नीतियों के कारण ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मुगल काल के जितने राजा महाराजा थे उन सब ने थोड़े बहुत अपने भारतीय कला, शिल्प, संगीत इन सब को प्रोत्साहन दिया है। छोटे छोटे देसी राजाओं ने भी अनेक कवियों को अपना आश्रय प्रदान किया और कलाओं में प्रोत्साहन दिया है। समाज व धर्म में राजाओं की विलासी जीवन का भी प्रभाव पड़ा, जिससे इस युग का समाज धर्म नैतिकता की सीमा को ही लांघ गया। अर्थात वो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसी उसकी प्रजा होगी। तो राजा विलासी है तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। आर्थिक दृष्टि से जनता केंद्र व देशी राज्यों के शोषण की शिकार होती रही, क्योंकि जनता जो थी वो शुरू से ही पराधीन थी और इस काल में भी उसका शोषण और ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बिचौलिए बीच में आ गए, जागीरदार सामंतों का वर्चस्व हो गया, राजा थे ही, इसलिए जनता एकदम से त्रस्त थी, परेशान थी। रीतिकालीन साहित्य में 3 धाराएं समांतर रूप से प्रवाहित हुई, जिसको हम रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त के नाम से पुकारते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि संस्कृत के सिद्धांतों जैसे रस, अलंकार, रीति, औचित्य, वक्रोक्ति, छंद, नायक नायिका भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, कवि भेद, वर्तियाँ, काव्य भेद इत्यादि को आधार बनाकर काव्य की रचना करते रहे। अर्थात जो रीतिबद्ध कवि थे, रीतिबद्ध कवि संस्कृत की चली आती हुई जो परिपाटी थी
उस परिपाटी का ही अनुसरण करते रहे और वो उनमें से ही किसी एक को या एकाधिक प्रवृत्तियों को आधार बनाकर काव्य रचना करते रहे। केशवदास की रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, मतीराम की रसराज, ललित ललाम, भूषण की शिवराज भूषण, भिखारीदास का काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, पद्माकर की पद्माभरण, चिंतामणि की कविकुल कल्पत्रु, देव की जाति विलास, भाव विलास इत्यादि ऐसी रचनाएं हैं जिनमें अलंकारों, श्रृंगारिकता, नायक नायिका भेद आदि की ही प्रधानता है। अर्थात इसमें किसी एक काव्य के अंक को लेकर उसका सांगोपांग विवेचन किया गया है। ऐसे सारे कवि जिन्होंने काव्य के किसी एक अंक को लेकर उस पर ही पूरा काव्य ग्रंथ लिख दिया है वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। अर्थात वो उस रीति से, वो उस तरीके से बंधे हुए थे जिसमें उनको उनका ही वर्णन करना था, दूसरी किसी चीज़ का वर्णन नहीं करना था। फिर रीतिसिद्ध काव्य धारा आती है। इसमें बिहारी और द्विजदेव मुख्यतः दो ही कवि माने जाते हैं, यद्यपि छोटे मोटे कवि और भी थे। तो बिहारी की बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इस काव्य धारा में रीति के सिद्धांतों का निरूपण नहीं चाहते हुए भी अनायास ही हो गया, किंतु भक्ति एवं नीति की प्रधानता इसमें रही थी। यद्यपि रीति सिद्ध कवियों में यह है कि इन्होंने जानबूझकर तो ऐसे किसी ग्रंथ का प्रयोग नहीं किया, ग्रंथ का निर्माण नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही रीति ग्रंथों की जो समस्त विशेषताएं हैं वो इनमें आ गई थी, इसलिए इसको रीति सिद्ध कवि कहा गया। रीति मुक्त काव्य धारा में व्यक्तिगत प्रेम की अनुभूतियों का पवित्र एवं मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। यद्यपि रीति मुक्त जो काव्य धारा है, इस काव्य धारा में जो कवि है वो अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों का ही वर्णन इसमें करता है, चाहे वो संयोग पक्ष हो चाहे वियोग वर्णन हो, उन सभी में वो अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों के माध्यम से जनता को बताना चाहता है या फिर अपनी उपदेशात्मकता या फिर अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन वो करना चाहता है। गणानंद, ठाकुर, बोधा, आलम ये प्रमुख रीतिमुक्त कवि भी हैं। इनमें गणानंद सर्वश्रेष्ठ रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने सुजान नामक प्रेमिका के विरह में तप कर प्रेम का सात्विक भाव में वर्णन सुजान हित में किया है। इसकी करती है सुजान हित, सुजान प्रबंध आदि कृतियाँ इसकी मिलती हैं। इसमें इन्होंने सुजान पर मोहित होकर सुजान के वियोग में जो काव्य लिखा है वो इसमें लिखा गया है। यद्यपि ये सुजान इसकी नायिका का नाम है। प्रारंभ में ये सुजान पर आसक्त थे, लेकिन जब से इनको देश निकाला दिया गया तब से गणानंद अलग रहने लगे, सुजान उसके साथ नहीं आई। बाद में फिर उन्होंने अपनी जो भक्ति है वो भक्ति कृष्ण की ओर मोड़ दी, लेकिन कृष्ण के लिए भी उन्होंने नाम सुजान ही रखा। यद्यपि ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो चुके थे, कृष्ण की भक्ति करने लगे थे, लेकिन इन्होंने अपना जो नाम है वो सुजान ही रखा। और सुजान पहले अपनी प्रेमिका के लिए नाम प्रयुक्त किया करते थे, बाद में धीरे धीरे ये ही सुजान नाम इन्होंने कृष्ण के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसका जो संयोग वर्ण है वो भक्ति वर्णन में बदल गया। रीतिकालीन काव्य में रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, विरह वर्णन की अधिकता, प्रकृति का स्वच्छंद एवं उद्दीपन चित्रण, भक्ति, नीति, वीरता, आलंकारिकता, नायक नायिका भेद आदि की प्रधानता रही। किंतु सभी रीति कवियों ने ब्रज की कोमलकांत पदावली का प्रयोग ही किया और ब्रज भाषा को ही समृद्ध बनाया। यद्यपि आप देखते हो कि भक्ति काल है, भक्ति काल में ब्रज और अवधि दोनों भाषाएं समानांतर रूप से चलती रही, लेकिन अपना ये जो रीति काल है, इस रीति काल में अवधि भाषा का प्रसार कम हुआ और ब्रज भाषा धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि ब्रज भाषा की जो पदावली है वो कोमल कांत है, उसमें मधुर वर्णन मिल जाते हैं। संगीत के लिए ब्रज भाषा ज़्यादा उपयुक्त रहती है और ये जो कवि थे वो अधिकतर संगीतज्ञ थे, अर्थात ऐसे जो पद लिखा करते थे वो गीति शैली में लिखा करते थे, इसलिए ब्रज भाषा का ज़्यादा विकास हुआ। रीतिकाल की अंतिम सीमा तथा आधुनिक काल के प्रारंभ के पूर्व सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, सदल मिसर, लल्लू लाल ये चार गद्य लेखक तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हिंदी खड़ी बोली के प्रमुख प्रारंभिक आधार स्तंभ माने जाते हैं।
इन्होंने सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन लेखकों को रीतिकाल और भारतेंदु युग को जोड़ने वाली संयोजक कड़ी की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इनके द्वारा ही सबसे पहले खड़ी बोली का विकास किया गया। धन्यवाद।